हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें कौन कौन सुल्तान हुए जो दिल्ली पर जिन्होंने शासन किया, और दिल्ली 12वीं शताब्दी में कैसे एक महत्वपूर्ण नगर बना। इन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। अध्याय जब 2 हमने अध्ययन करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कावेरी डेल्टा जो है दक्षिण भारत में वो बड़े राज्यों का केंद्र बन चुका था, परंतु ऐसा कोई भी राज्य नहीं हुआ जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह क्या है? दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना। इसकी वजह यह है कि दिल्ली जो है वह 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बना। पहले 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 पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता था, जिसका हमने चैप्टर 2 में भी अध्ययन करा था पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, वो चौहानों में सबसे बड़े शासक हुए। तो उन्होंने चौहानों ने क्या करा, ये जो तोमर राजपूत थे इनको परास्त किया और दिल्ली पर अपना अधिकार किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दिल्ली जो है 12वीं सदी में, मतलब तोमर और चौहान इनके ही राज्यकाल में दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में भी थे उस टाइम में। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जब 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो दिल्ली जो है एक ऐसे राज्य की राजधानी बन जाती है जिसका जो विस्तार है बहुत बड़े क्षेत्र पर था, जिसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली के शासक सबसे पहले तोमर राजपूत आए जिन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार किया और उनको हराया। फिर चौहानों के बाद जो आए हैं प्रारंभिक तुर्की शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। इसमें सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। और इनके बाद आते हैं खिलजी वंश। इसमें अलाउद्दीन खिलजी फेमस रहे हैं। इसके बाद खिलजी वंश का जब खात्मा हुआ उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया और सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में हराकर दिल्ली पर मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, मतलब ये जो हमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी मिली है इसका आधार क्या है, ये किस कारण हमें प्राप्त है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन तवारीख यानी बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। सुल्तानों का जो हमें ज्ञात है उनके बारे में वो अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से तो है ही, लेकिन इसके अलावा वे महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आ जाती हैं, वे इतिहास जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की जो भाषा थी उस टाइम में फारसी, उस भाषा में जो इतिहास लिखे गए थे वो, उनसे भी हमें सुल्तानों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। सुल्तान इल्तुतमिश जो थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम इल्तुतमिश की जो बेटी थी रज़िया वो सिंहासन पर बैठी। उस युग रज़िया इसलिए सिंहासन पर बैठी थी क्योंकि उनके जो भाई थे वे उन सभी से ज़्यादा योग्य थे। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी,
लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। उस टाइम का जो इतिहासकार था मिनाज सिराज, उसने स्वीकार तो किया कि रज़िया जो है वो अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य और सक्षम है, परंतु वह उनको एक रानी के रूप में, रानी को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। और सन 1240 में रज़िया को सिंहासन से हटा दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन यानी रक्षक सैनिकों की जो टुकड़े होते हैं जहाँ ये रहते हैं उन्हें गैरिसन कहते हैं, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उस आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से जो दूर थे ये बंगाल और सिंध, यहाँ का जो नियंत्रण था वो बहुत ही कठिन था। यहाँ बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क, नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। जो उनसे संपर्क था वो बगावत, युद्ध या खराब मौसम से टूट जाया करता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। जो उस टाइम में शासन क्या करते थे तो उन्हें अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से विद्रोह का हमेशा चुनौती मिलती रहती थी, जो हल्की सी भी कमजोरी अगर आई हो और वो विद्रोह कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए हुए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दक्षिण भारत को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए, वहाँ लक्ष्य मानते हुए वहाँ के लिए अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक तक, उसके टाइम तक ये चलते रहे। बेगमपुरी मस्जिद, ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना यानी विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। ये जो आपको इस चित्र में मस्जिद दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है बेगमपुरी मस्जिद। ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उसकी राजधानी में बनाई गई थी और ये मुख्य मस्जिद थी उसकी राजधानी की। अब मस्जिद क्या होता है? ये एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। मतलब ये मंदिर की तरह ही है जहाँ पूजा की जाती है, उसी प्रकार मस्जिद में मुसलमान क्या करते हैं? अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। मस्जिद का जो रुख होता है वो किबला रुख होता है। किबला यानी जिस दिशा में काबा हो। मोठ की मस्जिद, सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ये जो मस्जिद है मोठ की मस्जिद, ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो उनका मंत्री था उसके द्वारा बनवाई गई थी। और ये वाली जो मस्जिद आप चित्र में देख रहे हैं, इस मस्जिद को जमाली कमाली की मस्जिद के नाम से जाना जाता है और ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित हुई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।